14 तारीख 8वां महीना 2018 का ALP का आपका मैं मैथ बताने जा रहा हूँ। जो सवाल पूछे गए, पहला सवाल ही पहला नहीं दूसरा सवाल आपको मुश्किल ही देखिएगा, देखते के साथ में आपको लगेगा कि कैसा सवाल पूछा गया, लेकिन घबराना नहीं है। ये आपको अगर मान लीजिए 25 सवाल ALP में पूछेगा तो 4 से 5 सवाल ऐसे रहेंगे। और जब कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या किसी का हो, एग्ज़ाम निकालने के तरीके होते हैं। आपको क्या करना है कि पहला राउंड में क्या करना है, जो आप जान रहे हैं उसी में हाथ लगाना है, जो आप नहीं जान रहे हैं उसको कतई हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर जहां फंस गए तो फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और एग्ज़ाम का ऐसा चीज़ है कि समय बहुत ही कम रहता है, खास करके रेलवे में। और नेगेटिव भी मार्किंग को देखना, तो एग्ज़ाम निकालने के तरीके होते हैं। पहला राउंड में जो जानते हैं उसी को टच करिए, दूसरा राउंड में भी जो जल्दी बनेगा, जो प्रश्न को छोड़े हैं उसी को टच करिए, फिर तीसरा राउंड में अगर समय बचता है तब देखिए किसी सवालों को। और ये चीज़ें सब चीज़ में अप्लाई करना, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो या जीएस का हो। आइए पहले सवालों को देखते हैं। पहला सवाल तो आसान है, कह रहा है संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अब संयुक्त संख्या का डिफिनेशन होते हैं, आपको जानना है कि कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। अगर कम से कम 2 फैक्टर है तो वही संयुक्त संख्या होंगे। जैसे 2 फैक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे हम एक संख्या 20 लिए तो 4 5 20 हो रहा, मतलब टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, तो कहिएगा यस सर। उसके बाद में अगर हम 13 लिए तो क्या 13 टूटेगा? नहीं टूटेगा। किसी से आप तोड़ के देखिए 13, अब कहिएगा सर 1 गुना 13। बाबू 1 नहीं रहना चाहिए, 1 नहीं रहना चाहिए। संयुक्त संख्या का मतलब कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 1 को छोड़ करके। अब ऐसा नहीं कि 13 है तो 1 गुना 13 कह दिए और कहें सर कि लीजिए 2 फैक्टर हो गया, तो नहीं, 1 को छोड़ करके। और ये भी आप यहाँ से सीख गए कि कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, उसके बाद में आपका 5 है, 7 है, 11 है, कोई भी अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या नहीं होगा। ऐसे भी सवालों में आपसे पूछा जाता है। देखिए ना, ये सवाल आपको क्या पूछा है, पहला सवाल क्या है, पूरा बेसिक से पूछा गया, जिसका मैथ में अगर बेसिक सही है सारे चैप्टर में, तो बिल्कुल वो कहीं भी किसी भी प्रकार का एग्जाम रहेगा, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, कोई भी हो, सभी में बना सकता। तो इसमें आपको क्या है, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हाँ, इसमें क्या ध्यान रखें कि कोई भी अभाज्य संख्या आपको संयुक्त संख्या नहीं हो सकता। अब इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन में क्या है, तो पहला ऑप्शन में आपको 209 है, फिर 109 है, उसके बाद में तीसरा में 203 है और 161 है। देखते हैं तोड़ करके। और इसमें तोड़िएगा तो हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देने का प्रयास करिए, क्योंकि सेटिंग जो रहता है अभाज्य संख्या पर ही रहता। अगर इसको देखें तो शायद 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 नमा 99, यानी 19 गुना 11 करेंगे तो 209 आ जाएगा। 109 देखिएगा किसी से नहीं कटेगा, 109 किसी से अगर आप तोड़िएगा, भाग दे के देखिएगा तो नहीं टूटेगा। 203 शायद 7 से लगेगा, 7 अगर हम इससे भागा देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 नमा कितना 63। ये भी शायद 7 से कटेगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 7 कितना 21। तो ये सब जो संख्या है टूट रहा, लेकिन 109 ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं टूट रहा है, मतलब 2 फैक्टर में नहीं हो रहा, यही क्या है, आपका संयुक्त संख्या नहीं है। चलिए अगले सवालों में देखते हैं। तो ये आपका बेसिक से सवाल पूछा गया था। दूसरा सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है, कह रहा है कि ज़रा इसको ध्यान से पढ़िएगा और बनाने का प्रयास करिए। वीडियो को रोक करके कहीं देख रहे हैं तो बनाने का प्रयास करिए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, वीडियो को फिर देख लीजिएगा, चालू कर लीजिएगा। कह रहा है कि पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। मतलब कि पूरी अपनी क्षमता, जितनी भी क्षमता है, ये मान लेते हैं एक नल है ये, और ये जो नल है इसका जितनी इसकी क्षमता है, ये अपनी पूरी क्षमता से अगर काम करता है तो उसको 1 घंटे में क्या करता है, भर देता है कि 1 घंटे में हम भर देंगे। लेकिन होता क्या है, हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के ही दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/12 और दूसरे घंटे के दौरान यह अपनी समान क्षमता का 1/9 और तीसरे घंटे के दौरान यह अपनी समान क्षमता का 1/6 प्रयोग करती है और चौथे घंटे के दौरान यह अपनी समान क्षमता के 1/4 का प्रयोग करती है और 5वें घंटे के दौरान यह अपनी समान क्षमता के 1/3 का प्रयोग करती है। लगा बिल्कुल कहानी की तरह है, बिल्कुल कहानी की तरह लग रहा, पढ़ना भी है समझना भी है। बहुत ही लंबा सवाल पूछेगा। एक कहना क्या चाह रहा, जरा यहाँ तक पढ़ें, जरा सुनिएगा। कह रहा ये नल जो है अगर पूरी अपनी जितनी क्षमता है, अगर पूरा क्षमता लगाता है तो 1 घंटे में कोई भी टंकी को भर सकता है, कोई भी टंकी को ये भर सकता है जो टंकी भरने के लिए दिया गया।
लेकिन होता क्या है कि अपनी क्षमता जितना है उतना प्रयोग नहीं करता, कम का प्रयोग करता हो। पहले घंटे में मात्र 1/12 क्षमता का प्रयोग करता है, दूसरे घंटे में मात्र 1/9 का, तीसरे में 1/6, फिर चौथे में 1/4, फिर पाँचवें में 1/3 क्षमता का प्रयोग करता है। यहाँ तक तो सवाल समझ में आ रहा है। अब इसके आगे पढ़िए। एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाती है, लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करती है तो वह खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगी। एक नल और है, इसी प्रकार से एक नल और है, और ये एक नल जो है, ये एक नल कह रहा है कि ये एक नल जो है, ये एक नल ये 2 घंटे में टंकी को भरेगा, 2 घंटे में टंकी को भरेगा जब पूरी क्षमता का प्रयोग करेगा। लेकिन ये भी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं करता है। जैसे जैसे घटना इसका हुआ है वैसे वैसे घटना इसका भी हुआ है, इस नल का हुआ है, और इसका भी क्षमता जो क्षमता इस नल का वही क्षमता इस नल का, लेकिन ये 2 घंटे में भरता अगर पूरी क्षमता का प्रयोग करता तो। बात समझ में आ रही है। अब आगे समझिएगा। पानी को बाहर निकालने वाली पाइप को एक साथ जो एक स्थिर दर से टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहे हो तो ऐसे समय में निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। यहाँ से सुनिएगा, पानी के बाहर निकालने वाली पाइप, मतलब एक है जो पानी को बाहर निकालने वाले पाइप, एक और है पानी को बाहर निकालने वाले क्या है, पाइप है। ये पानी को बाहर निकालता है, ये दोनों भरने वाले, ये बाहर निकाले। अब बाहर निकालने वाले जो 5 घंटे में क्या करता है कि अगर ये चालू रहता है तो ये खाली हो जाता है, मतलब 5 घंटे में भरा है तो इसका मतलब 5 घंटे तक चालू भी होगा, तो इसका मतलब बाहर निकालने वाले 5 घंटे तक काम करेगा। तो आपसे लास्ट में पूछा गया कि बताइए टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए कितना मुश्किल सवाल पूछेगा। आइए सोल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको दिया हुआ नहीं है, इसको आपको मानना पड़ेगा कि एक कितने लीटर बाहर निकाल रहा है। तो मान लेते हैं कि 1 घंटे में 1 लीटर या 1 लीटर प्रति यूनिट, 1 लीटर प्रति घंटे क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। ये आपको मानना पड़ेगा। और ये 5 घंटे में कर रहा तो 5x हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आ रहा क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि दोनों भरने का काम कर रहा है, और टोटल जो टंकी होता है कितना होता है, एक काम होता है। कोई भी काम करना है तो कितना होता है, एक होता है। इस काम को करने के लिए ए है, ई है और ई है। अब देखिएगा कैसे कैसे काम होगा। इसका क्या है कि क्षमता जो होगा, अगर एक को पलटिएगा, जैसे कोई भी 30 घंटे में काम करेगा तो इसका क्षमता कितना होगा, 1/30 होगा। अगर एक करा तो 1/1 होगा। अगर 2 घंटा में करा तो इसका क्षमता 1/2 होगा। तो बताइए पहला अगर नल का क्षमता लिखेंगे तो एक ही ना होगा। और इसमें जैसे जैसे कह रहा है समझिएगा, पहले कह रहा है कि क्षमता का 1/12, दूसरा घंटे में क्षमता का कह रहा है कितना, 1/9, तीसरे घंटे में क्षमता के कह रहा है कि 1/6, चौथे में 1/4, और 5वें घंटे में कहता है कि 1/3 का प्रयोग करता है। और ऐसा ही एक और है जो इस नल का, मतलब ये 2 घंटे में भरता है तो इसका क्षमता 1/2, और यही चीज़ यहाँ काम करता है 1/12, 1/9 क्षमता, फिर 1/6 तीसरे घंटे में, फिर 1/4 और फिर 1/3 का प्रयोग करता है। तो ये दोनों भरने का काम किया, लेकिन ये खाली करने वाला भी था। तो ये कितना होगा, 5x। ये टोटल काम कितना हो गया, 1 हो गया। यही सवाल है, इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। बस यही चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। आइए सोल्व करते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 36 होगा। और 12 ये कितना, 36, 9 चौके 36, 6 चक 36, 4 नंबर 36, और 12 ये कितना, 36। इसके बाद में यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ भी 36 होगा, और वही चीज़ यहाँ भी आएगा। 3 + 4 + 6 + 9 + कितना, 12 होगा, और -5x बराबर कितना, 1। आइए और इसको सोल्व करें तो कितना होगा, 12 9 21, और 6 27, और 4 31, और 3 कितना होगा, 34 होगा। यही ना होगा, 34/36 होगा, और प्लस 1/2, यहाँ भी 34 कितना होगा, 36 होगा, और -5x बराबर कितना, 1 होंगे। ठीक है, तो कहिएगा यस सर। अभी 2 से 17 दूनी 34 कट जाएगा। ये 17 और 34 कितना होगा, जुटेगा तो कितना होगा, 51 होगा। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यानी 51 बटा कितना आएगा, 36 आएगा। और देखिए इसको 1 को इधर लेके चलाइए और 5x को उधर भेज दीजिए। अब यहाँ से 36 घटाएंगे तो 51 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 51 में से अगर हम 36 घटाते हैं तो 11 में से 6 जाएगा 5, और 4 में से 3 जाएगा 1, 15 बटा कितना, 36 बराबर कितना, 5x। ये 5 या 15 और 12 या कितना, 36, यानी x का मान आ गया 1/12। यानी ये हम कह सकते हैं कि 12 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। 1/12 क्षमता है और समय निकालना तो उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएंगे, 12 घंटा। यही 12 घंटे में क्या होंगे कि 12 घंटे में जो आपका निकासी पाइप जो है टंकी को खाली कर सकता है। जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ
डी में दिया हुआ। देखिए कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे। तो ए शिफ्ट में ये सवाल बहुत ही मुश्किल पूछा गया था, और जितना भी पाइप टंकी से और टाइम एंड वर्क से पूछ रहा, सारा मुश्किल सवाल पूछा जा रहा है एएलपी में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो फिर ऐसे सवालों को आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन सवालों को समझना पड़ेगा। आइए तीसरा सवाल देखिएगा। भी देखिए पूछने का तरीका क्या है बोर्ड का, ऐसे कोई टीचर आपको नहीं लेके आएगा। तीसरा सवाल में कह रहा कि 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे में कार्य करके 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 30 घंटे में काम करके, मतलब अगर 30 घंटे में, तो ऐसे सवालों को क्या करना, देखने में हमको लग रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और जैसे जैसे आप स्टेप इस सवाल को बनाइएगा वही इसमें पूछा जा रहा है कि पहले कौन सा स्टेप हम काम करेंगे। तो एक क्या है, टाइम एंड वर्क एक होता है, सवाल होते हैं MDH मैन, डे, आवर, और इसमें वर्क होते हैं M1 D1 H1 और W1 M2 D2 और कौन सा H2 बटा WT होते हैं। MDH मसाला आप देखे होंगे, उसी पर है ये सवाल है। अब इसमें क्या करना, तो पहला तो ये फॉर्मूले ही यूज होगा। अगर ये सवाल पूछा है तो पहला फॉर्मूला होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में कि कहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा लिखा, ऑप्शन सी नहीं ABCD करके दर्शाया हुआ, तो सी वाला में फॉर्मूला लिखा हुआ, यानी पहला जो होंगे वो सी होगा। सी के बाद में इसमें भरेंगे मैन कितना है, डे कितना है, ई भरेंगे। तो वो चीज़ें कहाँ दिया हुआ, वो चीज़ें आपको बी में दिया हुआ है। आपको बनाना नहीं, सिर्फ सजाना है कि हम इस सवाल को कैसे कैसे बनाएंगे। तो बनेगा तो इसी सवाल पर, यही फॉर्मूले पे बनेगा, MDH पे बनेगा। तो पहले फॉर्मूला, फिर इसमें पुट करेंगे तो जो बी में दिया हुआ है, और सी के बाद में बी, और बी के बाद में ए सोल्व किया है, और डी वाला में आंसर दे दिया है कि M2 का मान कितना होगा, 64 होगा। तो क्या इसमें समय लगेगा? नहीं, देखते के साथ में मात्र 20-25 सेकेंड में आप इसको सोल्व कर दीजिएगा। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ऐसे सवाल आपको प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस होंगे। आप नहीं तो टीचर के देखिएगा तो क्या ऐसे सवाल लाते हैं? नहीं लाते हैं। ऐसे सवाल लाएंगे, लेकिन इस प्रकार से जो पूछा है वो वैसे क्रिएट टीचर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो आपका प्रीवियस ईयर से ही पता चलेंगे। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया कि जो सवाल पूछा गया था उसको आप कैसे सोल्व किए हैं, उस स्टेप को आपको दर्शाना था कि पहला बार में फार्मूला, दूसरा बार में इसमें मान पुट किए, फिर इसको सोल्व किए, तो लास्ट में आंसर डी वाला में आपको M2 का मान दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला, इसमें पाई चार्ट से जो सवाल इसमें रेलवे में LP में पूछा गया वो आसान पूछा गया। और देखिए हम इसको पाई चार्ट अगर यहाँ दिखाएंगे तो नहीं पता चलेगा, तो सवाल को छोड़ देते हैं। जो ब्रीथ वाला पाई चार्ट होते हैं वो आपसे पूछा गया, तो आसान है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आसान रहते हैं, और इस आसान भी ही पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो सवाल आपको 7वां पूछा गया, वो आपको 7वां जो सवाल है, नहीं सॉरी, चौथा सवाल उधर हो गया। हाँ, 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल कह रहा द्विघात समीकरण से पूछा है। कह रहा द्विघात समीकरण x² - 4x और प्लस k बराबर 0, k बराबर 0 का एक मूल्य x बराबर 3 है, का एक मूल्य x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात करें। देखिए द्विघात समीकरण से हर एक शिफ्ट में पूछा गया। द्विघात समीकरण से हर एक शिफ्ट में द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल, जिसमें एक मूल 3 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आपको क्या करना, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि एक विवेचक होते हैं, विवेचक को या इसी को विवक्तर कहते हैं, और इसी को हम डी से लिखते हैं, और इसके 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन डी का मान 0 होंगे, दूसरा कंडीशन डी का मान जो होंगे 0 से बड़ा होंगे, और तीसरा कंडीशन जो होते हैं डी का मान 0 से क्या होंगे, छोटा होंगे, मतलब माइनस में होंगे। अगर डी बराबर 0 है तो इसका जो मूल्य होते हैं वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। उसके बाद में डी का मान अगर 0 से छोटा है तो ये क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसका मान क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये सब आपसे पूछे जाते हैं, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, निश्चित पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। डी का मान 0 होंगे तो वास्तविक समान, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होंगे, डी का मान 0 से छोटा होंगे तो काल्पनिक होगा, इसका मान होगा, मतलब माइनस में आएगा वो। तो ये तीनों आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। इससे सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है ALP में, आप पलट के देखिएगा प्रीवियस ईयर के। अब इसमें आपसे जो पूछा गया है वो कह रहा है कि इसका दूसरा मूल्य क्या होगा।
तो देखिए दूसरा मूल निकालने के लिए इसमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा मूल निकालने के लिए और एक आपको डी का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले x का मान कितना है, 3 है, तो 3 सब जगह रखिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुने 3 करेंगे और प्लस के बराबर कितना होंगे 0। 3 तिया 9 होंगे और 4 तिया कितना होंगे 12 और प्लस के बराबर 0 होंगे। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो -3 प्लस के बराबर कितना होंगे 0 होंगे, यही होंगे, यही ना होंगे, तो कहिएगा यस सर। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और प्लस के बराबर 0, 9 में से 12 जाएगा तो -3 प्लस के, यानी के का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी यहाँ पर के का मान कितना आ गया 3, तो जहाँ के है वहाँ पर 3 रखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से इसको फैक्टर करेंगे तो हमें दूसरा मूल पता चल जाएगा। आइए इसको फैक्टर कहते हैं। तो 3 का फैक्टर कितना में करिएगा, तो जहाँ पर 4 आना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस 3x और प्लस कितना 3 बराबर 0। x कॉमन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर द्विघात मतलब कि इसका गुणनखंड नहीं तोड़िएगा तो यहाँ से ध्यान रखना कि -x का मतलब -1, -3x का मतलब -3, और जब इसको तोड़ दिए हैं तो आंसर जो है इसका सिर्फ चिन्ह को चेंज कर दीजिए, ए प्लस में और ए भी प्लस में, चिन्ह को चेंज कर देना रहता है। यही आपका द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, एक 1 होगा और एक कितना होगा 3 होगा। तो बताइए एगो तो 3 दिया हुआ था, यानी जो दूसरा मूल होंगे वो कितना होंगे, तो दूसरा मूल 1 होंगे। इस सवाल का आंसर होंगे, जो इसका दूसरा मूल होगा 1 होगा, जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ बी में। अब यहाँ पर कहिएगा सर कि तोड़े हैं तो डायरेक्ट आपको आंसर कैसे लिख दिए, तो तोड़ने में जो आपको जितना समय लग जाता है और तोड़ने के बाद में आंसर लाना रहता है, तो चिन्ह को सिर्फ चेंज कर देते हैं, बस यही करते हैं। टूटा कितना में -x तो मतलब -1, -3x मतलब -3, ये टूटा है तो आंसर जो इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, सिर्फ वही आपका आंसर होंगे द्विघात समीकरण का। ये सब शॉर्टकट ट्रिक आपको जानना पड़ेगा। हाँ, अगला था पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपसे बन जाएंगे और आसान है, क्योंकि यहाँ पर देंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा सवाल से ही। उसके बाद में अगला सवाल क्या पूछा गया, अगला सवाल आसान है। करा श्रमिक ने 2:39 बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन इसको 12:30 में बंद कर दिया, तो बल्ब कितने समय तक जला। तो बस घटाना है, 12:30 और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में आपको 34 दिया हुआ, और यहाँ पर मिनट सेकंड नहीं लिखा, आपको समझना है कि ई आवर है, ए मिनट है और ये क्या है सेकंड है। अगर ऐसा दर्शाया हो रहा है तो आवर मिनट और कौन सा सेकंड है। उसके बाद में चालू किया गया था 2:39 और कितना 40 में, बस घटा दीजिए। अब कहिएगा सर अब इसको क्या, ये तो बेसिक्स है ना, आपको 4-5 क्लास में सब पढ़े होंगे। अब इसको घटाना है, क्या 34 सेकंड में से 40 सेकंड घटेगा, नहीं, तो इसमें से पैंचा लेंगे, तो 10 पैंचा नहीं लेंगे, यहाँ से 1 मिनट पैंचा लेंगे, और 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। अब 60 में हम 34 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 60 में 34 94 होगा। अब 94 में से 40 घटाइए तो कितना बचेगा 50 बचेगा, सॉरी 54 बचेगा, कितना 54। उसके बाद में यहाँ से अब 30 नहीं बचा, कितना बचा 29 मिनट, क्योंकि 1 मिनट तो पैंचा ले लिए। क्या 29 में से 39 घटेगा, नहीं। अब यहाँ से क्या करिए कि यहाँ से क्या करेंगे कि 1 घंटा पैंचा लेंगे, तो 1 घंटा में कितना 60 मिनट और 29 मिनट पहले से, तो कितना हो गया 89 मिनट। अब 89 में से 39 घटाई तो 89 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 8 में से 3 जाएगा कितना 50, यानी 50 बचेगा हम। उसके बाद में यहाँ से 12 घंटा अब नहीं है, क्योंकि 1 घंटा पैंचा ले लिए, तो 11 में से 2 जाएगा कितना 9, यानी 9 घंटा 50 मिनट 54 सेकंड तक बल्ब जला है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में दिया हुआ। तो ये तो बेसिक से था, आपको ये सवाल पूछा गया था, क्योंकि इसमें आपको घटाने आना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का विचलन गुणांक 16 है। देखिए ये सवाल आपको हर एक शिफ्ट में मिल जाएंगे, हर एक शिफ्ट में विचलन गुणांक से, प्रसरण से, हर एक में मिल जाएंगे। और इसके 2 फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखना। दोनों फार्मूला क्या लिखा रहे हैं, अगर आपसे प्रसरण पूछा जाता, ये निश्चित ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपसे पूछेगा शिफ्ट में। अगर प्रसरण आपसे पूछा जाता है तो प्रसरण जो होते हैं वो आपको मानक विचलन का क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होते हैं, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको दूसरा फार्मूला होता है विचरण गुणांक होता है। कौन सा, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक होता है, विचरण गुणांक। और इसका जो फार्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य
गुने कौन सा 100। यही दोनों फार्मूले पर आपको सवाल पूछे जाएंगे बार बार इधर उधर करके। अब देखिए सवाल पूछे गए, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का विचलन गुणांक 16 है। क्या दिया है कि जो विचलन गुणांक है वो विचलन गुणांक कितना है, तो विचलन गुणांक आपका 16 दिया है। चलिए ठीक है, और इसका माध्य 25 है। माध्य कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रसरण क्या होगा। तो प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है कि हम प्रसरण का फॉर्मूला जानते हैं कि मानक विचलन का स्क्वायर करते हैं। प्रसरण का क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। क्या मानक विचलन दिया हुआ है, नहीं है। इसका मतलब हमें मानक विचलन निकालना पड़ेगा किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब इसमें विचरण गुणांक हमें दिया हुआ है कि विचरण गुणांक कितना है, तो जो विचरण गुणांक है वो आपको 16 दिया हुआ, 16 लिख देंगे। मानक विचलन हमें निकालना है तो मानक विचलन ही लिख दीजिए या x लिख दीजिए, जो लिखना है वो लिख दीजिए। नीचे क्या माध्य है, तो माध्य कितना दिया हुआ, तो माध्य आपको 25 दिया हुआ, गुने कितना 100। अब 25 चौके 100 और 4 चौके कितना 16, यानी मानक विचलन कितना आ गया 4। तो अगर इस सवाल में मानक विचलन ही पूछता तो 4 आंसर, लेकिन प्रसरण पूछा है तो प्रसरण के लिए आपको क्या करना है, उसको स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 16, इस सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये दोनों फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर होते हैं, विचलन गुणांक जो होते हैं मानक विचलन मटा माध्य गुने क्या होते हैं 100 होते हैं। इस चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस सवाल ऐसे इस दोनों फार्मूले पर आपको पूछे जाएंगे। अगला है कि एक वस्तु इतना में खरीदता है, 1500 में 12% के लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या है, तो ये तो बन जाएंगे। फिर पाई चार्ट से है वो भी बन जाएंगे। तो अगला जो दोनों सवाल था वो दोनों आपसे बनने लायक थे। देखिए जो बन जाएगा उसको बताना फिर ठीक नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ 1500 में खरीदा, 12% लाभ पर कितना में बेचेगा, क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा। हाँ देखिए ऐसे सवाल देखिए एपी में ज़्यादा करके पूछा जा रहा है। कह रहा है किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम है, मतलब 3/4 का जो भार है उसका कितना है, तो उसका जो वजन है वो 7/8 kg है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस भार का 5/7 कितना होगा, मतलब इस भार का अगर हम 5/7 लेंगे तो इसमें कितना आएगा, यहाँ से ये आपसे पूछा जा रहा। अब इस सवाल को कोई एकक नियम से बनाएगा, बहुत ही फंसता है, कभी इधर करेगा कभी उधर बटा करेगा, बहुत ही फंसता है। आपको कुछ नहीं करना। देखिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। 3/4 भार अगर ईटा है तो उसका वजन कितना है 7/8 kg है। अगर 5/7 रहेगा भार तो उसका कितना वजन होगा, यही ना पूछा जा रहा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये 3/4 भार है, 3/4 भार का वजन 7/8 है और आपको 5/7 भार पूछा जा रहा है। तो इस 3/4 को हमको 5/7 में कन्वर्ट कर देना है। इस 3/4 को हमको क्या में कन्वर्ट कर देना है, 5/7 में, तो हमको ये पता चल जाएगा। आइए 3/4 को हम 5/7 में कन्वर्ट करते हैं। अरे बाबू ईटा के 3/4 भार की इतना दिया हुआ है ना, लेकिन आपसे इतना भार का पूछा जा रहा है, तो इस भार को इस भार में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इधर कितना आएगा। अब 3/4 को हमको 5/7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ गुना कितना से करेंगे, तो अगर हम नीचे 15 से गुना करेंगे तो 3 × 15 कट जाएगा 5, सॉरी नहीं नीचे कितना लाना है 7, ऊपर में 5 लाना। अगर हम नीचे 21 से गुना कर देंगे तो 3 7 कितना होगा 21, देखिए 7 आ रहा है, और ऊपर हमें 5 लाना, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 20 से गुना करेंगे तो 4 × 20 कट जाएगा। यानी हमको 5/7 बनाने के लिए 3/4 को 5/7 बनाने के लिए हमको यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 20/21 से अगर हम इसमें गुना कर देते हैं 3/4 में तो इसको काटेंगे तो यही आ जाएगा, आएगा ना। अब बस इस 20/21 को क्या करेंगे, इधर गुना कर देंगे। 7/8 गुने 20/21, काटिए छाटिए 7 × 21, 4 दूना 8, 4 × 5 20, मतलब 5 कितना होंगे 6 होंगे। इस सवाल का आंसर होंगे और ऑप्शन नंबर आपको कहाँ डी में है। तो क्या मैंने कुछ किया, नहीं किया। ऐसे सवालों में 3/4 का भार इतना केजी है, इतना का पूछा जा रहा है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़े, यहाँ पर क्या गुना करें कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ना नीचे हमको 7 लाना है, तो नीचे 7 लाने का मतलब ऊपर में 3 है तो 3 × 7 = 21, मतलब अगर 21 नीचे रहेगा तो 7 आएगा। ऊपर में 5 लाना है, यहाँ 4 है तो 4 × 5 = 20, वहाँ पर 20 है, 20 रखेंगे तो 20/21 से इधर गुना तो उधर भी गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आपसे पूछे गए थे, अभी तो बहुत सारा है, अभी 5 6 7 सवाल और हैं। तो चलिए ये अगले वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा होने का मतलब है कि फिर लोड करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोबाइल से सारा काम करना पड़ता है, एडिटिंग वगैरह, क्वेश्चन लगाना, तो बहुत ही लंबा चल जाता है लोड करने में। अगर 20-25 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत मुश्किल लगता है, 40-45 मिनट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर को आप ज़रूर देखिए, कहीं भी है मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो ज़रूर प्रीवियस ईयर को आप देखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।